तो चलिए हम लोग 10th साइंस पढ़ रहे हैं। चैप्टर कौन सा है? 10 है, और वो है ह्यूमन आई और कलरफुल वर्ड। ठीक, उसके एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है, थ्योरी वाला क्वेश्चन है, समझ के आंसर को अपने से लिखना है। ठीक है, देखिए, व्हाई इज नॉर्मल आई नॉट एबल टू सी क्लियरली द ऑब्जेक्ट्स प्लेस्ड क्लोजर देन 25 सेंटीमीटर। यदि आपके आंख में चश्मा नहीं लगता है, आपकी आंख हेल्थी है, तो आप बहुत भाग्यशाली हो। ठीक है, एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरा ये है कि 25 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट को रख के देखना चाहिए। तो आप जब ऐसा 25 सेंटीमीटर के क्लोजर रखते हैं तो पता नहीं मेरे आंख में चक्कर चक्कर आ रहा है सिर में, और ये अच्छे से दिख नहीं रही। क्यों नहीं देख पाते हम? क्या हो जाता है? तो देखो, सिलियरी बॉडी लेंस को मोटा करती है, पास रहती है तो लेंस को क्या करती है? मोटा करती है। फिर उसकी कैपेसिटी 25 के बाद क्या होती है? घट जाती है। जैसे मेरे हाथ को पीछे ले जाओ, पीछे ले जाओ, कितना ले जाओगे? ज़्यादा ले जाओगे तो टूटने लगेगा, ये छोड़ दो छोड़ दो। बस यही होता है सिलियरी मसल्स का, है ना, कि ये लेंस को एडजस्ट करता है, उसकी फोकल लेंथ को। तो यहाँ तक 25 मीटर तक तो वो जैसे हम यहाँ से है लाते गए वो फोकल लेंथ एडजस्ट करता गया, ऐसे उसको क्या करता गया? मोटा करता गया। अब 25 के बाद आए, भैया अब बंद करो, इसके बाद मैं नहीं मोटा सकता हूँ। ठीक है, पास लाओगे तो उसका जो मोटा करने का सिलियरी बॉडी का सिस्टम होता है, उसकी कैपेसिटी क्या हो जाती है? ख़त्म हो जाती है। इसलिए हम 25 सेंटीमीटर के पहले का ऑब्जेक्ट नहीं देख सकते हैं। ठीक है, तो इसको अपने वर्ड्स में लिखना है। तो कैसे लिखोगे? मेन आपको सिलियरी मसल्स के बारे में बताना है, और ये बताना है इसके ये कि इसके फोकल लेंथ को इसके आगे एडजस्ट नहीं कर पाता है। ठीक है, तो देखिए, द सिलियरी मसल्स कैन नॉट कॉन्ट्रैक्ट इनफ टू मेक द लेंस थिकर बियॉन्ड अ सर्टेन लिमिट। पहला काम यही है कि जो सिलियरी मसल्स होती हैं, वो सिलियरी मसल्स इतना कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाती हैं एक लिमिट के कि वो उसको थिक कर सके, है ना। थिक करने के लिए उनको कॉन्ट्रैक्ट होना पड़ता है, सिकुड़ना पड़ता है। सिकुड़ना, वो ज़्यादा नहीं सिकुड़ सकती। ठीक है, देयरफॉर, बाकी तो क्वेश्चन का है, द फोकल लेंथ कैन नॉट बी डिक्रीज्ड फर्दर टू फोकस ऑब्जेक्ट्स क्लोजर देन 25 सेंटीमीटर टू ऑन टू द रेटिना, है ना। इसलिए जो है ये फोकल लेंथ को अब इससे ज़्यादा डिक्रीज नहीं कर पाता है ना। और 25 सेंटीमीटर पर ही उसका ऑब्जेक्ट कहाँ, इमेज कहाँ बनेगा? रेटिना पर बनेगा, तब क्लियर हम देख पाएंगे। क्लियर हो गया। तो दो चीज़ों को एक्सप्लेन करना है। एक तो सिलियरी मसल्स की जो कैपेसिटी है, कॉन्ट्रैक्शन कैपेसिटी है, वो 25 सेंटीमीटर के बाद नहीं हो पाती। ठीक है, दूसरा आपको ये समझाना है कि 25 सेंटीमीटर के नीचे वो फोकल लेंथ को डिक्रीज नहीं कर पाता है ना। इसलिए वो 25 सेंटीमीटर जब रहेगा तभी इमेज का रेटिना पर बनेगा। ठीक है, इसको पॉइंट वाइज भी आप लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अब हमारे पास 9th नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन लगता है जबरदस्त है, क्योंकि आप जल्दी आंसर दे सकते हो, है ना। क्वेश्चन क्या है? व्हाट हैपेंस टू द इमेज डिस्टेंस इन द आई व्हेन वी इंक्रीज द डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम द आई। अब मुझे ये बताओ, ये मेरे आँख के सामने ऑब्जेक्ट है, यदि मैं इसकी डिस्टेंस बढ़ाते जाऊं तो जो रेटिना पर इमेज बनता है उसकी डिस्टेंस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? घटेगी, बढ़ेगी, कांस्टेंट रहेगी, क्या हो? घटेगी। इमेज कहाँ बनना है? रेटिना पर हम लोग तो जब वो पढ़ रहे थे लेंस, उसमें हम देख रहे थे कि जैसे जैसे ऑब्जेक्ट को पास लाओगे इमेज दूर जाता है, और ऑब्जेक्ट को दूर ले जाओ तो इमेज पास जाता है। तो जब इमेज यहाँ पर ऑब्जेक्ट दूर जा रही तो इमेज कैसा होना चाहिए? पास होना चाहिए। तो नहीं होगा क्या? होगा होगा। लेकिन इसको कंपनसेट कैसे किया जाता है? फोकल लेंथ एडजस्ट हो जाती है ना। इमेज वहीं का वहीं बनेगा, केवल क्या बनेगा? फोकल लेंथ, है ना। फोकल लेंथ एडजस्ट हो गई तो इमेज की डिस्टेंस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वहां पर क्या एडजस्ट होगी? फोकल लेंथ। ठीक है, तो क्वेश्चन समझ में आया
कि ऑब्जेक्ट को पास लाओगे या दूर ले जाओगे तो इमेज का जो डिस्टेंस है वो डिक्रीज होगा इंक्रीज होगा, खासकर आंख के लिए मैं बोल रहा हूँ। तो क्या होगा? कांस्टेंट रहेगा। क्या रहेगा? कांस्टेंट। फिर कैसे होगा? तो हम नियम के खिलाफ जा रहे हैं, है ना। इमेज यदि इधर उधर हुआ, ऑब्जेक्ट इधर उधर हुआ, तो इमेज की डिस्टेंस भी इधर उधर होनी चाहिए। तो फिर क्या होता है? इसके बदले में फोकल लेंथ एडजस्ट होती है। क्या होती है? फोकल लेंथ। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट, द इमेज डिस्टेंस रिमेन्स कांस्टेंट। इमेज की डिस्टेंस कांस्टेंट होती है। वो अप्रॉक्सीमेटली कितनी होती है? 2.3 सेंटीमीटर। क्यों होती होगी 2.3 सेंटीमीटर? अब भाई जो आंख का ये गोला बना है ना, यहां से आल घुसी, तो ये जो रेटिना है और लेंस है उनके बीच की डिस्टेंस कितनी होती है? 2.3। उतने का तो लगभग होता है। हाँ, डायमीटर उतना ही है, फिक्स है। तो इमेज की डिस्टेंस भी क्या है? फिक्स होती है। ठीक है, समझ में आ गया। तो यहाँ पर द डायमीटर ऑफ द आई बॉल के बराबर उसकी डिस्टेंस होती है। ठीक है, इंस्टीड द आई लेंस बिकम्स थिनर, फोकल लेंथ इंक्रीजेस टू इंश्योर द इमेज ऑलवेज फॉर्म्स एग्जैक्टली ऑन द रेटिना। अब यदि ये जो नीचे का वर्ड है आप अपने हिसाब से लिख दो। यहाँ पर लिख देना है कि जो आई लेंस होता है उसकी फोकल एडजस्ट होती है। इसको कंपनसेट करने के लिए फोकल लेंथ क्या होती है? एडजस्ट होती है, इसलिए इमेज की डिस्टेंस कांस्टेंट होती है। क्लियर हो गया? तो इसमें दो चीज पूछा है कि ऑब्जेक्ट को चेंज करेंगे तो इमेज की डिस्टेंस क्या होगा? इमेज की डिस्टेंस कांस्टेंट रहेगी। अबाउट कितनी होगी? 2.3 सेंटीमीटर, आई बॉल के डायमीटर के इक्वल। ठीक, दूसरा आपको ये समझना है, ठीक है, द फोकल लेंथ एडजस्ट अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट, है ना, ये आपको समझाना है। सो इमेज डिस्टेंस रिमेन्स कांस्टेंट, इसलिए इमेज की डिस्टेंस कैसी रहती है? कांस्टेंट रहती है। अब क्वेश्चन नंबर 10 में है, इसको देख लेते हैं। व्हाई डू स्टार्स ट्विंकल? लपलपाना। ट्विंकल का मतलब क्या है? लपलपाना। थोड़ा सा हिलते डुलते रहना और लाइट को कम ज़्यादा कर देना, ना कभी तेज कर देना कभी धीरे कर देना, उसको हम क्या बोलते हैं? लपलपाना। कभी कभी लाइट को भी देखते हो, बोलते हो कि यार ये बड़ा लपलपा रही। अभी कल बारिश हो रही थी, आसमान रात में देख रहे थे और लाइट आए, बंद हो, लाइट हो, जब चमकता है तो बोले लपलपा रहा है ना। ऐसे लपलपाने को हम क्या बोलते हैं? इंग्लिश में ट्विंकलिंग बोलते हैं। तो स्टार्स ट्विंकल क्यों करते हैं? ठीक है, तो इसमें दो तीन पॉइंट को आपको ध्यान रखना है। एक तो स्टार्स लार्जर डिस्टेंस पर है, पहला पॉइंट क्या रहेगा? लार्जर डिस्टेंस पर है। दूसरा ये रखो कि वो जो पॉइंट सोर्स की तरह कार्य करते हैं, दे एक्ट एज ए पॉइंट सोर्स। ठीक है, तीसरा यह है कि लाइट कमिंग फ्रॉम देम व्हेन इंटर्स इन आवर एटमॉस्फेयर, ठीक है, ड्यू टू वेरिएशन ऑफ डेंसिटी इट्स रिफ्रैक्शन एंड इमेजेस चेंजेस। तो वहां पर जब लाइट आती है हमारे इसमें एटमॉस्फेयर में, तो रिफ्रैक्शन होता है, और रिफ्रैक्शन होता है तो उसकी डेंसिटी क्या होती है? एटमॉस्फेयर की डेंसिटी लगातार क्या होती रहती है? चेंज होती रहती, चेंज होती रहती। इसकी वजह से उसका इमेज चेंज होता है, कभी दिखेगा ज़्यादा कभी दिखेगा कम। इस तरह से हमको क्या दिखाई देता है? ट्विंकलिंग करते हुए दिखाई देता है। तो तीन चीज़ें बताना है। पहला क्या बोला था? लार्जर डिस्टेंस पर है। दूसरा क्या बोला था? पॉइंट सोर्स पर है। तीसरा क्या है? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन होता है। चौथा ये है कि एटमॉस्फेयर का डेंसिटी एयर का चेंज होता है, जिससे उसकी इमेज की पोजीशन चेंज होती है, और हमको वो कभी फेंटर दिखता है, कभी ब्राइटर दिखता है, कभी चमकदार दिखता है, कभी कम चमकदार दिखता है। क्लियर हो गया? अब इसको कैसे लिखें देखिए। ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन starlight passes through layers of air with varying diffractive indices. This causes the apparent position of the star to fluctuate and the amount of light entering the eye to flicker. यही चीज है कि जो स्टार से लाइट आती है एयर के रिफ्रैक्शन से यहाँ पहुँचती है, और उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होता रहता है, तो उसकी अपेरेंट पोजीशन या इमेज की पोजीशन लगातार क्या होती है? फ्लक्चुएट होती। फ्लक्चुएट का मतलब ये होता है हिलना डुलना, लपलपाना होता है। ठीक है, और जो लाइट आती है हमारे आंख में आती है, वो हमको ऐसे लगता है फ्लिकर, वो भी हिलती डुलती दिखाई देती है। हम इसलिए हम बोलते हैं कि स्टार क्या करते हैं? ट्विंकल करते हैं। तो चाहे इस तरफ से लिख दो, चाहे पॉइंट वाइज लिख दो, जैसे मैं बताया हूं, है ना। आपको ध्यान रखना है दे आर एट लार्जर डिस्टेंस। दूसरा आपको ध्यान रखना है दे एक्ट एज ए पॉइंट सोर्स। तीसरा देख लेना है
एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, और थोड़ा सा डिटेल करना है। व्हेन लाइट इंटर्स टू द एटमॉस्फियर, है ना, देन इट रिफ्रैक्ट्स इन वेरियस डायरेक्शन ड्यू टू वेरिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सो इट्स अपेरेंट पोजीशन चेंजेस। ठीक है, ये 3 चीज़ें बता करके आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो। क्लियर हो गया? बाकी फिर नेक्स्ट वाले वीडियो में देखेंगे।